एक लड़की जिसका पति भी था और पति के रहते हुए एक बॉयफ्रेंड भी था, वो लड़की किसी और व्यक्ति पर एक बार भरोसा करती है और वो ही भरोसा इसका आखिरी भरोसा होता है। शायद लड़की भी नहीं सोचती कि ये भरोसा उसके साथ क्या करने वाला है। आज का जो केस है, इसको सॉल्व करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। पुलिस एकदम हार मान जाती है कि अब तो ये केस सॉल्व हो ही नहीं सकता। लेकिन इस केस में लास्ट में एक चमत्कार होता है और इसी की वजह से ये पूरा केस सॉल्व होता है। आखिर वो कौन सा भरोसा है जो लड़की करती है और वो भरोसा आखिरी भरोसा हो जाता है। सुनिए इस खास सच्ची घटना को मेरे साथ यानी अंकित सिंह के साथ। इस कहानी की शुरुआत दरअसल 2019 में 31 जुलाई के सुबह होता है। करीबन सुबह सुबह 5 बज रहे होंगे और उसी वक्त एक किसान व्यक्ति जिसका नाम मुनी राजू था, मुनी राजू KIA एयरपोर्ट है एक बेंगलोर में, इसी एयरपोर्ट के पास वाली सड़क पर टहल रहा होता है सुबह सुबह ये किसान व्यक्ति। और तभी सड़क पर एक गिरी हुई लड़की को देखता है। जब ये व्यक्ति उस लड़की के पास जाता है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है ताकि वो पहचान पाए, जब वो उस लड़की को देखता है तो बिल्कुल देख ही नहीं पाता, क्योंकि लड़की का चेहरा देखने लायक ही नहीं था। जहां लड़की थी उसी के बगल में एक ईंट भी रखी होती है, या फिर कह सकते हैं एक ईंट भी पड़ी होती है, जिसे देख करके घबरा जाता है वो किसान व्यक्ति और तुरंत बेंगलुरु पुलिस को फ़ोन लगा देता है। जो ही पुलिस इस घटना के बारे में सुनती है, तुरंत फटाक से वहीं पर आ जाती है। जिस रोड पर यह कारनामा हुआ था, इसी रोड पर पिछली रात इंस्पेक्टर राम मूर्ति अपनी गाड़ी से पेट्रोलिंग कर रहे थे, पुलिस की गाड़ी से पेट्रोलिंग कर रहे थे और अपनी ड्यूटी ख़त्म करके ही अभी वो सोए होते हैं जा करके। तकरीबन 1 घंटा होता है और तभी उनके पास फ़ोन आता है और कहा जाता है उनकी टीम के द्वारा कि जल्दी से आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक लड़की मिली है और ये मामला देख करके लगता है कि ये कोई हाई प्रोफाइल मामला है। तो जो इंस्पेक्टर होते हैं राम मूर्ति, वो तुरंत 1 ही घंटे सोए होते हैं, लेकिन क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, हाई प्रोफाइल केस उनको बताया गया, तो फटाक से उठते हैं, ड्रेस पहनते हैं और घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं। अब घटना स्थल पर जाकर के ये भी यही देखते हैं कि लड़की का जो फेस है वो देखने लायक नहीं है, पास में ईंट पड़ी हुई है और आप समझ सकते हो जैसा मैंने पहले बताया है कंडीशन वैसा ही है। एक खास बात यहाँ पे होती है, लड़की जहाँ पे होती है वहाँ पे ना लड़की का पर्स होता है, ना लड़की कोई एक भी सामान ली होती है, सिर्फ लड़की ही होती है। कोई एक टुकड़ा भी वहाँ पर नहीं दिखता, पूरा जगह खाली होता है। खैर, और इन्वेस्टिगेशन करने पे ये पता चलता है कि इस रोड से एक गाड़ी गुजरी है। सीसीटीवी फुटेज भी आसपास में चेक किए जाते हैं, एक गाड़ी गुजरती हुई भी दिखती है, लेकिन इतनी धुंधली दिखती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि गाड़ी का नंबर क्या है या फिर गाड़ी कैसी है, कैसे पकड़ा जाए। उसके बाद उस लड़की को उठा करके पुलिस लेकर के वहाँ से चली जाती है। अब वक्त था इन्वेस्टिगेशन करने का, लेकिन पुलिस के पास एक भी आधार नहीं था इन्वेस्टिगेशन का। किस बेस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और देखिए कि कितना पापड़ बेले जाते हैं। क्योंकि लड़की जीन्स टी शर्ट पहनी होती है, टाइटन की घड़ी लगाई होती है, यानी सभी चीज़ ब्रांडेड ही थे और इसीलिए पुलिस की स्पेशल 20 टीम गठित की जाती है और 20 टीमों को अलग अलग कार्य सौंपा जाता है। जैसे लड़की की जो जीन्स थी वो इस देश में कितने लोगों ने खरीदी है, ऐसी जीन्स ये पता करने के लिए भेजा जाता है एक पुलिस की टीम को। दूसरी पुलिस की टीम जो टाइटन की घड़ी थी, वो ऐसी घड़ी कितने पीस बिकी है पूरे भारत में,
ये खोज करने के लिए निकलती है। यानी हर टीम को अलग अलग सेक्टर्स में भेजा जाता है। जो जीन्स पर रिसर्च कर रही थी, जो जीन्स पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी टीम, उस टीम को पता चलता है कि पूरे 14,000 पीसेस ऐसी जीन्स के बेचे गए हैं पूरे भारत में, जिनमें से दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये मुख्य जगह हैं जहाँ पे बिकी है ये जीन्स ज़्यादा। अब पुलिस ये इन्वेस्टिगेट करती है कि जो जीन्स बिकी है, जिस नंबर का जीन्स इस लड़की ने पहन रखा है, इतने नंबर का जीन्स किन किन लोगों ने खरीदा है, कितना पीस बिका है। तो पुलिस को ये पता चलता है कि टोटल इस नंबर की 800 जीन्स हैं जो कि बेचा गया है इस भारत में। अब अभी तक आप ये समझ रहे होंगे या फिर ये सोच रहे होंगे कि पुलिस को कैसे पता कि कौन सा कपड़ा कहाँ बिका है, क्योंकि वो तो लोग जाकर कहीं से खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। लड़की ने जो ब्रांड पहन रखा था वो बहुत महंगा ब्रांड था। वो ब्रांड किसी स्पेशल दुकान पर ही मिल सकता था। तो पुलिस वहीं पर से सारा डेटा कलेक्ट कर रही थी और यहाँ पे इस डेटा के अनुसार 800 इस नंबर के जीन्स बेचे गए थे और इन 800 लोगों के पुलिस पूरा डेटा निकलवाती है और नंबर लेती है। 800 लोगों का नंबर लेने के बाद ये जितने लोग होते हैं, इन 800 का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है और इन पे भेज दिया जाता है लड़की का फोटो कि ये हमें लड़की मिली है। लेकिन 800 नंबर में से बहुत सारे नंबर बंद होते हैं और बहुत कुछ पता नहीं चलता, यानी कुछ भी पता नहीं चलता। ये मामला फ्लॉप हो जाता है। ऐसे ही टाइटन की घड़ी पर होता है। टाइटन की घड़ी, ये वाली जो ये मॉडल की घड़ी थी जो लड़की पहनी हुई थी, ये मॉडल की घड़ी पूरे 1400 घड़ियां बेची गई थीं। इन 1400 लोगों का नंबर निकाला गया पुलिस के द्वारा और उसके बाद 1400 के व्हाट्सएप पर लड़की का भेज दिया गया। लेकिन इससे भी कुछ खबर नहीं मिला। अब क्योंकि वक्त बीत रहा था, 2-3 दिन बीत जाते हैं, तो जो बॉडी रखी हुई थी लड़की की, क्योंकि वो धीरे धीरे खराब होगी, इसीलिए पुलिस अब इसका पोस्टमार्टम करवाती है और जो बॉडी पे निशान बने हैं कि नहीं, कुछ चिन्ह है कि नहीं, ये देखा जाता है पुलिस के द्वारा। और इसमें पुलिस, जो महिला स्टाफ है पुलिस की, वो बताती हैं कि लड़की के एक बॉडी पार्ट्स पे यस लिखा हुआ है और पुलिस को ये क्लू मिलता है। अब पुलिस ये सोचती है कि इसके बॉडी पे यस लिखा हुआ है, यानी या तो इसके हस्बैंड का नाम हो सकता है यस से, या तो इस लड़की का खुद का भी यस से नाम हो सकता है, या तो अगर ये शादीशुदा नहीं है तो इसके कोई फ्रेंड, खास फ्रेंड का यस से नाम हो सकता है। और इसीलिए जितने भी अभी तक नंबर निकाले थे, चाहे वो जीन्स का था चाहे वो घड़ी का, इन सभी में से जो भी व्यक्ति यस नाम का था, यस आगे लेटर से लिखा हुआ था, यस से नाम स्टार्ट हो रहा था, उन सभी के नंबर अलग से निकाले गए और यहाँ पे टोटल 115 नंबर निकले। 115 कस्टमर्स निकले जिनका नाम यस से शुरू होता था और इन 115 कस्टमर्स के यहाँ भी पुलिस बात करती है। कुछ लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। ओवरऑल पुलिस जो भी प्रयास कर रही थी, जिस प्रकार भी प्रयास कर रही थी, सब फ्लॉप जा रहा था। अब 8 से 10 दिन बीत गए होते हैं, पुलिस के पास एक भी इंफॉर्मेशन नहीं, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन 8 से 10 दिन बीतने के बाद जो बेंगलुरु के इंस्पेक्टर होते हैं, उनके यहाँ एक कोलकाता के पुलिस अधिकारी फ़ोन कर रहे होते हैं। लेकिन जो बेंगलुरु के इंस्पेक्टर होते हैं, राम मूर्ति, जो इस केस को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन ये उठा नहीं रहे थे क्योंकि ये अपने कामों में बिजी थे। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद ये राम मूर्ति इंस्पेक्टर हैं, वो कोलकाता के अधिकारी का फ़ोन उठाते हैं और ये कहते हैं कि सॉरी, मैं कुछ कामों में बिजी था, इसी वजह से आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया। मेरे यहाँ एक केस आया है जो कि ऐसी ऐसी लड़की मिली है, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ उस लड़की के बारे में बता देते हैं कोलकाता के अधिकारी को। और कोलकाता का अधिकारी इनके यहाँ कुछ काम के लिए फ़ोन किया होता है। लेकिन ये बात जो है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल हो रही थी। लेकिन यही चमत्कार होता है। चमत्कार ये होता है कि कोलकाता से जो अधिकारी फ़ोन किए होते हैं यहाँ बेंगलुरु में अपने काम से,
तो वो भी एक लड़की के बारे में ऐसा ही केस बताते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन में एक लड़की का रिपोर्ट लिखवाया गया है, मिसिंग रिपोर्ट, और वो भी कोलकाता से लड़की गई हुई है बेंगलुरु और वहाँ पर जाकर के गुम हो गई है। तो आप चेक कर लीजिए कि कहीं वही लड़की तो नहीं है जो कोलकाता से गई है बेंगलुरु। अब क्योंकि बेंगलुरु में यहाँ पे सर्च कर रहे थे ये लोग, लेकिन इस लड़की की आइडेंटिटी नहीं मिल रही होती है। तो जो राम मूर्ति इंस्पेक्टर होते हैं वो सोचते हैं कि चलो हम लोग हार के थक गए हैं, लेकिन इस वाले केस से भी मिलान कर लेते हैं कि कहीं यही लड़की तो नहीं है। और यही होता है असली चमत्कार। जो बेंगलुरु के इंस्पेक्टर होते हैं राम मूर्ति, वो जो मिसिंग रिपोर्ट थी कोलकाता में लिखवाई गई थी उसको मंगवाते हैं बेंगलुरु, यानी क्या है नाम, कैसी है, कब है, मतलब हर एक डिटेल निकालते हैं। और इधर ये सब जब काम चल रहा होता है कोलकाता और बेंगलुरु में, इसी बीच एक दिल्ली से व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है, एक आदमी होता है, वो बेंगलुरु पुलिस को कांटेक्ट करता है और वो बताता है कि जिस घड़ी की आप लोग तलाश कर रहे हो या फिर जिस घड़ी के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, ऐसी ही घड़ी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खरीद के दी थी। ये दिल्ली का एक व्यक्ति कांटेक्ट कर रहा है, किसको? बेंगलुरु पुलिस को। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेंगलुरु पुलिस का जान में जान आया, क्योंकि एक तो कोलकाता से लिंक मिल रहा है, वहाँ से भी एक मिसिंग रिपोर्ट है, और ये सामने से दिल्ली से फ़ोन करके एक व्यक्ति बता रहा है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी घड़ी दी थी। अब दो जगह से लिंक मिला। जो दिल्ली का व्यक्ति था उसका अली नाम था। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा कि जिस लड़की को ये घड़ी दिए हो उसका नाम क्या है, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ। तो अली बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम पूजा डे है। और हैरानी की बात यह होती है कि कोलकाता में जिस अधिकारी से बेंगलुरु के इंस्पेक्टर की बात चल रही थी, वो भी जो रिपोर्ट दिए होते हैं इसको, कोलकाता वाली लड़की का भी नाम पूजा डे होता है। अब यहाँ पे पुलिस फंसती है और पुलिस अब शक करने लगती है, लेकिन अभी भी क्योंकि पहचान तो हुई नहीं थी तो पहचान करवाना ज़रूरी था। और इसीलिए जो बेंगलुरु पुलिस है वो दिल्ली वाले व्यक्ति को भी कांटेक्ट करती है और यहाँ पर जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया था पूजा डे का पति, उसको भी कांटेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे दोनों लोगों से पूछा जाता है और दोनों लोग देख करके बताते हैं कि हाँ ये पूजा डे ही है। यानी बॉयफ्रेंड भी सही था कि ये पूजा डे है और पति के घर वाले भी सही थे कि ये पूजा डे है, यानी वो एक ही व्यक्ति थी, यानी शादी होते हुए भी इसका बॉयफ्रेंड था। ये अभी तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे पुलिस सस्पेंस में आ जाती है। पुलिस को ये लगने लगता है कि हो सकता है कि इसके पति को ये पता चल गया हो कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसी वजह से पूजा डे को निपटाया है। और दूसरी बात पुलिस ये भी सोच रही थी कि हो सकता है कि कोई बात ये उसका बॉयफ्रेंड बोला हो करने को और वो ना की हो, इसी वजह से उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा काम किया है। लेकिन पुलिस थोड़ा पति पे ज़्यादा शक कर रही थी, क्योंकि जो बॉयफ्रेंड होता है वो सामने से आके बताया होता है। अगर उसे छुपना होता तो वो सामने से आके बताता क्यों कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को, क्योंकि पता ही नहीं था पुलिस को। इसीलिए पूरा सबसे ज़्यादा जो फोकस था पुलिस का वो पति के साइड था। अब तो पुलिस को पता चल गया था कि इस लड़की का नाम क्या है। अब बेंगलुरु पुलिस ये पता करती है कि जब ये फ्लाइट से आई थी यहाँ पर पूजा, तो किससे मिली थी, क्या यहाँ पे कोई था, पति या बॉयफ्रेंड में से कोई एक था या फिर कोई और था। तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरी, वहाँ से एक टैक्सी बुक किया और एक होटल में गई। वहाँ पर पूजा डे का मीटिंग था और वो होटल का नाम पवेलियन होटल था। पुलिस इतना पता की और उसके बाद फटाक से पवेलियन होटल पहुँच गई। पुलिस ने यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि हाँ पूजा यहीं पर आई थी और वो भी टैक्सी से आई थी। अब क्योंकि होटल में जो बाहर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा था उससे टैक्सी को देखा गया, टैक्सी का नंबर भी दिख रहा था और ड्राइवर भी दिख रहा था, टैक्सी चलाने वाला। अब पुलिस ये पता करती है कि कब आई है पूजा और कब होटल छोड़ के गई है, चेकआउट कब किया है। तो पुलिस को पता चलता है कि चेकआउट करने का समय 3:30 बजे था, अरे 3:50 पे था। 3:50 पर पूजा होटल से निकल गई थी। और जो ड्राइवर था, जो ड्राइवर छोड़ने इसको आया था यहाँ पर
लेकर आया था होटल पे, वही ड्राइवर सुबह में भी आया और लेकर के इसको गया है। यानी ड्राइवर एक ही है। अब क्योंकि ड्राइवर एक ही है तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देख करके गाड़ी का नंबर देखा और इससे ड्राइवर का पता लगा लिया और 5 ही घंटे में ड्राइवर को ढूंढ के निकाल दिया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब तक पूरा 13 दिन बीत चुके थे और 13 दिन 5 घंटे में ड्राइवर पहला वो शख्स था जिसकी गिरफ्तारी हुई थी। और अब ड्राइवर से पूछा जाता है, बहुत कड़ाई से पूछा जाता है और फिर ड्राइवर ये कबूल कर लेता है कि जो कांड किया है वो मैंने ही किया है। ड्राइवर से पूछा जाता है कि क्यों किया है, तो ड्राइवर कहता है कि जब पूजा मेरी गाड़ी में बैठी थी तो उसे देख करके लग रहा था कि वो बड़ा पैसे वाली है। उसके पास 2 बैग्स थे, कपड़े भी ब्रांडेड थे, तो मुझे लगा बहुत पैसे वाली है, तो मैंने उसको लूटने का प्लान बनाया। जब वो होटल पे आई उसी बीच में हम लोगों में बात हुई, तो उसने कहा कि सुबह सुबह मेरे को यहाँ से लौटना है और सुबह टैक्सी मिलेगी नहीं, तो तुम ही आना और मेरे को वापस छोड़ देना ले जा करके, क्योंकि मुझे सुबह में ही 4 ही बजे होटल से निकलना है। क्योंकि जाते वक्त तो पूजा ने बुक किया हुआ था टैक्सी, लेकिन सुबह में जो डील हो रही थी वो बुकिंग पे डील नहीं हो रही थी, वो मुंह से ही डील हो रही थी कि तुम आना मेरे को छोड़ देना। तो ड्राइवर सोचता है कि क्योंकि अभी तो मैं जो भी कुछ करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि बुकिंग में हूं, पता है सबको कि पूजा मेरे साथ है, लेकिन सुबह में मैं बुकिंग में नहीं रहूंगा और सुबह में जब ये लौटेगी वहां होटल से तो मैं इसे लूट लूंगा। और यही सोच करके वो सुबह में आता है। ड्राइवर वही बता रहा है, ड्राइवर ही पुलिस को बता रहा है, वही मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह में ड्राइवर आता है, होटल से पिक करता है, आधे रास्ते में ले जा करके जब हाईवे आता है वहां पर पूजा को लूटता है, मतलब सामान लूटता है। और उसके बाद पूजा गाड़ी से निकल के भागने लगती है। अब ड्राइवर जो है वो शोषण करने के फिराक में भी था, लेकिन पूजा अंत तक लड़ती रह गई ड्राइवर से और अंततः वो शोषण तो नहीं कर पाया, लेकिन सामान सब कुछ लूट लिया। और बाकी जो किया था पूजा का ये हालत हो जाता है। और फिर सब कुछ लूट पाट के ये ड्राइवर निकल जाता है कि अब तो हमारा पता ही नहीं चल पाएगा कि ये सब हमने किया है। और इस प्रकार से ड्राइवर का काला चिट्टा खुलता है और अब हो गया था ये केस सॉल्व। और इसके बाद पुलिस इसे कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट इसे जेल भेजती है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा होता है, मतलब जो भी होता है प्रोसेस चलता है धीरे धीरे सब कुछ पुलिस का। इसे गिरफ्तार किया गया था 23 अगस्त 2019 को और पुलिस जो कोर्ट के सामने चार्जशीट दाखिल की वो दिन था 15 मार्च 2021। लेकिन जिस दिन इसे कोर्ट के सामने पेश किया जाना था चार्जशीट दाखिल करने के बाद, उससे पहले ही फूड पॉइजनिंग के कारण जेल में ही ड्राइवर 2021 के सितंबर में फूड पॉइजनिंग की वजह से ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से ये केस पूरा सॉल्व हो जाता है अपने आप। ये थी आज की स्टोरी। और आज की स्टोरी में लास्ट में एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि कोई भी आप किसी पर भी भरोसा मत करो। जैसे पूजा डे ने किया, पूजा डे ने क्या सोचा कि ये टैक्सी वाला है, सुबह आएगा लेके चला जाएगा, और छोटा सा भरोसा पूजा डे पे महंगा पड़ गया। खैर उम्मीद है आप पूरी स्टोरी को सुने हो और सुने हो तो समझे भी हो। अगर आप कुछ पॉइंट अपने रखने चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख सकते हो। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। राम राम।